जय हिंद। इससे पहले हम आपको भाग 1 और भाग 2 बता दिए थे। आज हमको भाग 3 देखना है। भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स की चर्चा है। फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार, इसे हम मौलिक अधिकार भी कहते हैं। मूल अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जिसे ना हमसे पब्लिक छीन सकती है और ना हमसे सरकार छीन सकती है। उसे हम क्या कहते हैं? मूल अधिकार। ना पब्लिक छीन सकती है और ना ही सरकार छीन सकती है। लेकिन जो कानूनी अधिकार होता है उसे हमसे पब्लिक तो नहीं छीन सकती है, लेकिन सरकार छीन सकती है। जो मूल अधिकार है इसे हम लोग संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में जगह दिए हैं। आर्टिकल 12 से 35 तक जो मूल अधिकार होते हैं ये नैसर्गिक अधिकार होते हैं। क्या होते हैं? नैसर्गिक। नैसर्गिक अधिकार का मतलब होता है ऐसे अधिकार जो हमें जन्म से मिल जाता है। क्या होता है? जो हमें जन्म से मिल जाता है उसे हम क्या कहते हैं? नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। इसे हम लोग मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? फ्रेंच। फ्रेंच भाषा का शब्द मैग्ना कार्टा है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार। इसे हम लोग अमेरिका के संविधान से लाए हैं। जो मूल अधिकार है इसे हम लोग अमेरिका के संविधान से लाए हैं। इसे ना हमसे पब्लिक छीन सकती है और ना ही सरकार छीन सकती है, लेकिन इसमें निलंबित इसे लगाया जा सकता है। निलंबित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। किसको है? राष्ट्रपति। कुछ समय के लिए निलंबित कर सकते हैं। जैसे नेशनल इमरजेंसी लग जाए, कोई चाइना हमला कर दे भारत में, तो राष्ट्रीय आपात लगने के बाद इसे राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। दूसरा, इसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? प्रतिबंध। जैसे तलाक, 3 तलाक जो था, 3 तलाक को खत्म कर दिया गया संसद द्वारा, तो प्रतिबंध कौन लगाएगा? संसद। इसका रक्षक जो होता है मूल अधिकार का, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होता है। कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम लोग आर्टिकल 32 के तहत जाएंगे और हाई कोर्ट जाएंगे तो 226 के तहत हाई कोर्ट। अब हम लोग मूल अधिकार को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो आर्टिकल 12 से 35 तक है। तो आर्टिकल 12 है। पहले क्या देखेंगे? आर्टिकल 12। जो आर्टिकल 12 है इसमें मूल अधिकार की परिभाषा है। क्या है? मूल अधिकार की परिभाषा। इसमें कहा गया है जो स्टेट है, क्या है? स्टेट यानी राज्य, वो अपना नियम कानून बना सकता है। यानी जो अपने आप में एक स्टेट है वो अपना नियम कानून बना सकता है, उसे हम स्टेट कहते हैं। अब यहाँ पर यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश वाला स्टेट नहीं है, समझिए आप। स्टेट का मतलब संविधान की थोड़ी अलग भाषा होती है। इसमें संविधान में स्टेट का मतलब होता है कोई, मतलब कि कोई ना कोई सेंट्रल बोर्ड, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्टेट है, ये अपना नियम कानून खुद बना सकता है। दूसरी बात, स्टेट गवर्नमेंट, ये क्या है? एक स्टेट है अपने आप में। और या फिर लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट मतलब रेलवे डिपार्टमेंट भी अपने आप में एक स्टेट है। बिजली विभाग भी अपने आप में स्टेट है। सीबीएसई मीडियम भी अपने आप में एक स्टेट है। तो स्टेट का मतलब होता है जो अपना नियम कानून खुद बनाए, जो अपना नियम कानून खुद बनाए। सीबीएसई बोर्ड भी अपने आप में स्टेट है। एनसीईआरटी बोर्ड भी अपने आप में एक स्टेट है। तो स्टेट का मतलब होता है जो अपना नियम कानून बनाने के लिए स्वतंत्र होता है, जो अपना नियम कानून खुद बनाता है, उसे हम लोग स्टेट कहते हैं। तो इसमें कहा गया है आर्टिकल 12 में कि कोई भी स्टेट ऐसा नियम नहीं बनाएगी, कोई भी स्टेट ऐसा नियम नहीं बनाएगी जिससे मूल अधिकार का उल्लंघन हो, मूल अधिकार का उल्लंघन हो। लेकिन हाँ, जनता पर दबाव बना सकती है। जैसे बिजली बिल, बिजली डिपार्टमेंट, ये जनता पर दबाव बनाने के लिए नियम कानून बना सकती है। नहीं तो किसी को कोई डरता ही नहीं, कोई बिजली बिल ही ना देता, इसलिए वो अपने आप में स्वतंत्र है नियम कानून बनाने के लिए। तो इसमें मूल अधिकार की परिभाषा है। आर्टिकल 12 में मूल अधिकार की परिभाषा है। अब हम लोग आर्टिकल 13 देखते हैं। क्या देखते हैं? आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 कहता है अल्पीकरण। क्या कहता है? अल्पीकरण। डेरोगेशन। क्या कहता है? डेरोगेशन। ये बहुत जरूरी है। जो आर्टिकल 13 है ये बहुत जरूरी है। इसमें कहा गया है अल्पीकरण, यानी इसमें कहा गया है कि संविधान लागू होने से पहले भी बहुत सारे कानून, नियम कानून लागू थे
और इसके बाद भी बहुत सारे नियम कानून लागू रहेंगे। जैसे आईपीसी की जो धारा है, आईपीसी की जो धारा है ये तो 1960-61 का बना हुआ है, 1960-61 मैकाले के समय का बना हुआ है। तो इसमें कहा गया है पुराने जितने भी धारा हैं यानी जितने भी नियम कानून हुए वो लागू रहेंगे बशर्ते वर्तमान के मूल अधिकार को मतलब कि ठोस न पहुंचाए। तो पुराने जितने भी नियम कानून रहेंगे वो सब लागू रहेंगे, वर्तमान संविधान को ठेस न पहुंचाए। और इसके बाद भी सरकार ध्यान रखेगी कि कोई ऐसा कानून नहीं बना देगी सरकार जिससे हमारे मूल अधिकार में हमें उल्लंघन हो। मतलब कि इसका कहने का मतलब है कि जैसे बाद में सरकार कोई ऐसा नियम कानून बना दे कि जैसे किसी का हाथ तोड़ने पर उसको सजा होती है, तो बाद में स्टेट गवर्नमेंट कानून बना दे कि हाथ तोड़ने की सजा हाथ ही तोड़ा जाएगा, खून का बदला खून, तो ये नियम कानून चल सकता है? नहीं चल सकता है। अब हम लोग आर्टिकल 14 देखते हैं। जो आर्टिकल 14 है इसमें कहा गया है कानून के समक्ष समानता। क्या कहा गया? कानून के समक्ष समानता, यानी विधि के समक्ष समानता। कानून के सामने सब बराबर हैं। क्या है? कानून के सामने सब बराबर हैं। अगर किसी ने किसी का हाथ तोड़ा है तो अगर कोई नॉर्मल पर्सन किसी का हाथ तोड़ा है तो अगर 2 साल की सजा उसे होती है, और अगर राष्ट्रपति ने हाथ तोड़ा है तो उसे भी 2 साल की सजा होगी। किसमें कहा गया है? आर्टिकल 14 में, यानी कानून के सामने सब बराबर है। आप लोग मूवी वगैरह में देखे होंगे, ऐसे वो महिला खड़ी रहती है तलवार लेकर, वो कहता है कि हम अंधा हैं, हमारे सामने कोर्ट में वही सही होता है जो अपने आप को प्रूव कर देता है। कोर्ट में सही गलत कुछ नहीं होता है, जो अपने आप को प्रूव करता है वही सही है, यानी सत्य में हो जाते नहीं सबूत में हो जाते। तो इसमें कहा गया है कानून के समक्ष समानता, कानून के सामने सब समान है। इक्वालिटी बिफोर लॉ। क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। ये बात सबसे पहले एवी डेसी ने कही थी। किसने की थी? एवी डेसी ने। इसे हम लोग यूके के संविधान से लाए हैं, यानी ब्रिटेन के संविधान से लाए हैं। कानून के समक्ष समानता को हम लोग ब्रिटेन के संविधान से लाए हैं, लेकिन इसे हम लोग ज्यादातर फॉलो नहीं करते हैं। इसे हम लोग 20% फॉलो करते हैं। कितना करते हैं? 20%। इसमें एक प्रॉब्लम आती थी, जैसे अमेरिका में कहा गया कि एक छोटा बच्चा है, 5 साल का बच्चा है और एक 20 साल का आदमी है, ये 2 आदमी हैं, तो है तो नागरिक, दोनों देश के नागरिक हैं, तो दोनों के ऊपर समान कानून लगाना चाहिए। मतलब कि अगर कोई बस से छोटा बच्चा जाता है और एक 20 साल का बच्चा जाता है, तो अगर इससे किराया वो लोग लेते हैं 100 रुपए, तो इस छोटे बच्चे से भी 100 रुपए लेना चाहिए, यानी कानून के सामने जब बराबर है। तो फिर इसे अमेरिका ने लागू किया था कानून के समान संरक्षण, यानी कुछ हद तक देखा जाएगा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए। तो इसे हम लोग अमेरिका के संविधान से लाए हैं, इसे हम लोग 80% फॉलो करते हैं। जैसे आज तक महिलाओं को फांसी ही नहीं हुई है भारत देश में, हम क्या फॉलो करते हैं? कानून के समक्ष संरक्षण, यानी थोड़ा बहुत संरक्षण देते हैं, कानून के सामने संरक्षण। अब देखिए आर्टिकल, हम लोग कानून के सामने सब बराबर होते हैं, लेकिन इसमें कहा गया है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जो राष्ट्रपति होते हैं ये कानून के सामने तो बराबर होते हैं, लेकिन इसके 2 अपवाद हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल। अगर राष्ट्रपति को सजा होती है तो आर्टिकल 71 के तहत अपनी सजा को माफ कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति को हम 10 साल की सजा देंगे, 10 साल की सजा होती है, तो राष्ट्रपति आएगा, कलम उठाएगा, कहेगा मैं आर्टिकल 71 के तहत मैं अपनी सजा माफ करता हूं, तो सजा देने का कोई फायदा ही नहीं होगा। और राज्यपाल आर्टिकल 162 के तहत अपनी सजा माफ कर सकते हैं, लेकिन ये तभी तक माफ कर सकते हैं जब तक अपने पद पर रहेंगे, लेकिन पद से उतारने के बाद उनको सजा दी जाएगी। यानी संविधान में किसी को नहीं छोड़ा गया है, चाहे तुम राष्ट्रपति हो चाहे गांव का नागरिक हो, सबको बराबर ट्रीट किया गया है संविधान में। अब हम लोग आर्टिकल 15 देखते हैं। क्या देखते हैं? आर्टिकल 15। इसमें कहा गया है धर्म, जाति, धर्म, वंश और लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई किसी से भेदभाव नहीं कर सकता है।
जैसे कुछ लोग धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं, तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो ये सब भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 15 की तरह किसी को जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि तुम छोटी जाति से हो, तुम बड़ी जाति हो। गांव में अक्सर ऐसे होता है, जो छोटी जाति से आते हैं उनको जो बड़े बड़े जाति से आते हैं वो लोग उनको कहते तुम जमीन में बैठो, नीचे बैठो, ऐसे वैसे कहते हैं। तो ये संविधान लागू होने के बाद जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अब आर्टिकल इसमें तीसरी बात कही गई है, किसी को वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जैसे जब हमारा देश आजाद हो रहा था 1947 में, आजादी की लड़ाई चल रही थी, तो आपको पता है इंदौर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ये लोग अंग्रेजों का साथ दे दिए थे, अंग्रेजों का साथ दे दिए थे। तो क्या उनको अब हम लोग गलत व्यवहार करेंगे कि वंश के आधार पर तुम्हारे वंश वालों ने ऐसा ऐसा किया है? नहीं, क्योंकि संविधान ने इस पर रोक लगाया है, किसी को हम वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और लिंग के आधार पर किसी को ये नहीं कहेंगे तुम महिला हो, तुम पुरुष हो, तुम ट्रांसजेंडर हो, ये सब हम लोग नहीं करेंगे। पांचवा है जन्म स्थान के आधार पर। क्या है? जन्म स्थान। किसी को हम लोग ऐसा नहीं कहेंगे तुम बिहारी हो, तुम मराठी हो, ये सब भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो इसमें 5 आधार पर हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं: धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान। धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान। लेकिन इसमें कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए कुछ बातें कही गई हैं कि अगर हैवी काम है, क्या है? हैवी काम, हैवी ड्यूटी, हैवी ड्यूटी में इसमें मतलब कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए छूट दिया गया है। जैसे हैवी ड्यूटी है, उसमें महिलाओं को रोक रहता है, तो यहाँ पर महिलाएं नहीं कहेगी कि हमारे से भेदभाव होता है हमसे लिंग के आधार पर हैवी ड्यूटी में। और जैसे आर्मी, अब आर्मी में चीन के बॉर्डर पर अब हमको आर्मी खड़ा करना है, तो महिला नहीं कहेगी कि हम खड़ा होंगे, क्योंकि थोड़ी महिलाएं जो होती है वो फिजिकली कमजोर होती हैं, वो आप लोग समझ सकते हैं। तो आर्टिकल हम लोग 15 देख लिए। 5 आधार पर हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं किसी से: धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान। लेकिन इसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए हैवी ड्यूटीज में महिलाओं को रोक दिया जाता है, आर्मी वगैरह में महिलाओं को रोक दिया जाता है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए है।